हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर सॉल्यूशंस का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था सॉल्युबिलिटी। यानी हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है, इसे हम हिंदी में कहते हैं विलेयता। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि विलेयता होती क्या है। तो हमने बताया था कि किसी भी सॉल्वेंट में जो आपका सॉल्यूट है, तो जो सॉल्यूट का अमाउंट किसी भी सॉल्वेंट में जितना डिज़ोल्व हो जाएगा प्रॉपरली, वो उसकी क्या कहलाती है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। उसको हम कहते हैं विलेयता। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में विलेयता को डिस्कस किया था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो अगर हम किसी सॉलिड को लिक्विड में हम अगर ऐड करते हैं, अगर हम किसी सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो हम इसे हिंदी में बोलेंगे कि ठोस की द्रव्य विलेयता क्या होती है, उसे कैसे डिफाइन करेंगे और उसको ऐसे कौन से पैरामीटर हैं जो उसको इफेक्ट डालते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेते हैं कि हमारी सॉल्युबिलिटी होती क्या है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ सॉल्युबिलिटी के बारे में कि जब किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर या किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक में किसी विलेय का, विलायक मतलब जो अपने आप में घोल लेता है, राइट, किसी विलायक में विलेय का जो एक पर्टिकुलर अमाउंट जो कि उसमें डिज़ोल्व हो जाए और उसको क्या सैचुरेटेड कर दे, उसको संतृप्त कर दे, तो उसको हम कहते हैं उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी, जिसे हम कहते हैं हिंदी में विलेयता। राइट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई हमारी विलेयता की। अब हम डिस्कस करते हैं कि विलेयता कि ठोस की द्रव्य विलेयता क्या होगी। यदि मैं किसी ठोस को द्रव में ऐड करती हूँ, किसी ठोस को द्रव में घोलती हूँ, तो वो उसकी विलेयता क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, इसको हम डिफाइन करेंगे कि जब किसी निश्चित टेम्परेचर पर, किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक के निश्चित अमाउंट में जब किसी हम ठोस को उसमें डिज़ोल्व करते हैं, किसी ठोस को उसमें घोलते हैं, तो प्रॉपरली वो उसमें घुल जाता है और उसको सैचुरेटेड कर देता है, तो उसको हम कहते हैं ठोस की द्रव में विलेयता। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स यहाँ पे ठोस की द्रव में विलेयता। राइट स्टूडेंट्स, तो इसको डिस्कस कैसे करेंगे हम, ठोस की द्रव में विलेयता। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमने बोला कि किसी निश्चित ताप पर, राइट स्टूडेंट्स, किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक में ठोस को मिलाने पर जो उसको संतृप्त कर सके, राइट स्टूडेंट्स, उसे उस ठोस की द्रव में विलेयता कहते हैं। डेट स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा स्टूडेंट कि आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी निश्चित ताप पर जब किसी ठोस को उस द्रव में ऐड किया, तो ठोस का जितना अमाउंट उस पर्टिकुलर उस द्रव में यानी उस विलायक में घुल जाएगा और उसको संतृप्त कर देगा, उसको सैचुरेटेड कर देगा, तो वो उसी को हम क्या बोलेंगे, उस ठोस की द्रव में विलेयता कहेंगे। तो स्टूडेंट, ये तो हमारी हो गई ठोस की द्रव में विलेयता की बात। अब इस ठोस की द्रव में विलेयता को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो इसको इफेक्ट डालते हैं। तो स्टूडेंट, उसमें हम पढ़ेंगे उसका टेम्परेचर पढ़ेंगे, उसमें हम विलायक की जो आपकी प्रकृति होती है वो पढ़ेंगे, ठीक है, और हम पढ़ेंगे प्रेशर। तो सबसे पहला बेटा इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट कारक है जो उसको मतलब इसको प्रभावित करता है, तो हम क्या डालेंगे, ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमारा क्या होगा बेटा, ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, राइट स्टूडेंट्स।
तो ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हमारे कौन कौन से होंगे स्टूडेंट? तो सबसे पहले होगा बेटा, इसमें पता है कि इसमें जब आप ठोस को द्रव में मिला रहे हैं तो ठोस क्या है आपका विलेय, और द्रव क्या है जिसमें हम इसको मिला रहे हैं वो आपका है बेटा विलायक। तो ठोस को हम द्रव में मिला रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो ठोस है विलेय, द्रव है विलायक, तो विलेय और विलायक की जो प्रकृति होगी, उसका नेचर होगा, वो कारक इसको बहुत मोस्ट इफेक्ट डालेगा कि कैसे इसको इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहला बेटा कारक है उसमें विलेय और विलायक की प्रकृति, राइट स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले बेटा हमने क्या देखा कि विलेय और विलायक की प्रकृति, यानी जो आपका ठोस है और जो विलेय है और जो आपका क्या है आपका विलायक, यानी वो क्या है आपका द्रव, तो इनकी प्रकृति कैसे होगी। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, समान समान को घोलता है। कहने का मीन्स है यदि आपका विलेय ध्रुवीय होगा, विलायक भी ध्रुवीय होगा, अगर दोनों ध्रुवीय होंगे, अगर दोनों पोलर होंगे, तो पोलर पोलर को क्या करेगा, घोल लेगा, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में ईजिली घुलेगा, राइट। तो इनकी विलेयता क्या होगी, उससे विलेयता उसकी बढ़ जाएगी। फिर हम बोलेंगे यदि आपका ये अध्रुवीय है और ये भी अध्रुवीय है, यानी नॉन पोलर नॉन पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर को घोलेगा, पोलर पोलर को घोलेगा। तो हमने क्या देखा कि जब दोनों विलेय और विलायक का नेचर एक जैसा होगा तो उनकी विलेयता ज़्यादा होगी, वो ईजिली आपस में घुल जाएंगे, ईजिली आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो डिपेंड क्या करती है हम लोगों की विलेय और विलायक की प्रकृति। यदि ऐसा हो कि विलेय आपका कैसा हो, अध्रुवीय हो, विलायक कैसा हो आपका ध्रुवीय हो, दोनों अगर सेम नहीं है तो उस कंडीशन में उनकी विलेयता कम हो जाएगी, वो आपस में प्रॉपर्ली घुलेंगे ही नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इसमें क्या लिखते हैं, विलेय और विलायक की प्रकृति में बेटा हम सबसे पहले लिखेंगे कि समान को घोलता है, राइट स्टूडेंट्स। समान समान को घुलता है, तो हम लिखेंगे इसमें ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलेगा। ध्रुवीय विलेय किसमें घुलेगा बेटा, ध्रुवीय विलायक में घुलेगा, राइट बेटा। तो हमने देखा, और अध्रुवीय किसमें घुलेगा बेटा, अध्रुवीय विलायक में। तो हम बोलेंगे ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलता है, और अध्रुवीय विलायक में घुलता है, राइट स्टूडेंट्स। तो ध्रुवीय ध्रुव में घुलेगा, अध्रुवीय अध्रुवीय में, यानी पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलेगा, ठीक है। तो उनकी विलेयता ज़्यादा होगी, ठीक है, ठीक बेटा। और फिर बोलेंगे हम ध्रुवीय विलेय और अध्रुवीय विलायक आपस में नहीं घुलेंगे, राइट स्टूडेंट्स, आपस में नहीं घुलेंगे। तो हमने क्या देखा कि आपका ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है कि आपका जो विलेय है और विलायक है दोनों का नेचर एक जैसा होना चाहिए, दोनों आपके ध्रुवीय होने चाहिए या फिर दोनों अध्रुवीय होने चाहिए। अगर दोनों का नेचर एक जैसा है तो आपस में घुल जाएंगे और फाइनल आपके सॉल्यूशन की जो विलेयता होगी वो बढ़ जाएगी, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा बेटा इसका फैक्टर है, वो हमारा है क्या, वो हमारा है इसमें टेम्परेचर, राइट स्टूडेंट्स। तो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो बेटा टेम्परेचर में हम देखते हैं, हाँ, अगर किसी ठोस को हम द्रव में घोलते हैं, राइट स्टूडेंट्स, तो ठोस को अगर द्रव में घोलेंगे तो बेटा उसमें आपकी दो प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। एक आपकी होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक आपकी होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि आपने किसी ठोस को जब द्रव में घोला तो हुआ ये, तो उसमें क्या, उसमें आपकी एनर्जी, उसमें आपकी ऊष्मा निकलने लगी,
क्या उसमें ऊष्मा निकलती है। जैसे कि आपने चूना लिया प्लस पानी लिया, आपने चूने को पानी में डाला, तो चूने को पानी में डालने से हुआ क्या कि उसमें क्या हुआ, एक आपकी ऊष्मा निकली ऊपर के लिए। तो वो कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यदि आप किसी ठोस को द्रव में डालते हैं और उसमें ऊष्मा नहीं निकलती, नहीं उसमें ऊष्मा क्या होती है आपकी एब्जॉर्ब होती है, उसमें ऊष्मा आपकी अवशोषित होती है, तो उस कंडीशन में विलेयता क्या होगी। तो डिपेंड करता है कि आप जब आप किसी ठोस को द्रव में मिला रहे हैं तो अभिक्रिया कौन सी हो रही है, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो रही है या अभिक्रिया ऊष्माशोषी हो रही है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं, तो स्टूडेंट ध्यान रखना, यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी तो ऐसे 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 सॉल्यूशन की अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो उनकी विलेयता कम हो जाएगी। यदि हम अभिक्रिया ऊष्माशोषी होगी, जैसे आपने शुगर लिया, शुगर को वाटर में मिलाया, तो शुगर को वाटर में मिलाने पे आपका एक सॉल्यूशन बनता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ऊष्मा क्या होती है आपकी, उसमें ऊष्मा आपकी अवशोषित होती है। तो ऊष्मा अवशोषित होती है, इसका मतलब क्या, ऐसी अभिक्रियाओं में यदि ऐसे उसमें आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसकी विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हमें देखना ये कि जब हम किसी ठोस को द्रव में ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तो अभिक्रिया कौन सी हो रही है, ऊष्माक्षेपी हो रही है, ऊष्माशोषी हो रही है। यदि ऊष्माक्षेपी होगी तो टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, घट जाएगी, और अभिक्रिया ऊष्माशोषी होगी तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगी, आपका उसकी विलेयता बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम डालते हैं, नेक्स्ट हमारा है नंबर 2, क्या नंबर 2 बेटा हमारा है ताप, टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, ठीक है, तो लिखो इसमें ठोस को जब हम किसी द्रव में मिलाते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट, ठोस को द्रव में मिलाने पर आपका होता ये है, तो ठोस को द्रव में मिलाने पर दो प्रकार की क्रियाएं होती है। ठोस को द्रव में मिलाने पर दो प्रकार की क्रियाएं होती है बेटा, कौन कौन सी, एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और दूसरी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऊष्माक्षेपी में क्या होगा बेटा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी तो उसमें क्या होगा, उसमें आपकी एनर्जी निकलती है बाहर। जैसे एग्जाम्पल आपका क्या है, चूना प्लस पानी, राइट, तो बेटा इसमें क्या होगी आपकी ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, ऊष्मा निकलेगी, तो बेटा कौन सी अभिक्रिया है ये, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, राइट स्टूडेंट्स। अब ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बच्चा है, तो फिर क्या होगा, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होगा, आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसकी विलेयता घट जाएगी, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा आपकी, घट जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि ऐसी अभिक्रियाओं की ताप बढ़ाने पर क्या होगा, विलेयता घट जाएगी। राइट स्टूडेंट, क्या होगी, विलेयता आपकी घट जाएगी, और आपकी जो अभिक्रियाएं, और आपकी क्या, यदि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी, जैसे कि आपने मिलाया चीनी प्लस पानी, तो बेटा क्या बन गया आपका, शरबत बन गया। तो उसमें क्या होगा बेटा, ऊष्मा, इसमें ऊष्मा माइनस में जाएगी, ऊष्मा क्या होगी बेटा, अवशोषित होगी, इसमें क्या होगी, ऊष्मा अवशोषित होगी। राइट स्टूडेंट्स, ऊष्मा अवशोषित होगी, तो मतलब क्या होगा, ऊष्मा अवशोषित होगी तो कैसे होगी अभिक्रिया आपकी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाओं का ताप बढ़ाने
पर विलेयता क्या होगी, हमेशा विलेयता बढ़ जाएगी, विलेयता बढ़ जाएगी। समझ में आ गया बेटा? तो स्टूडेंट हमने क्या देखा कि ऐसी अभिक्रियाओं का ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, आपकी बढ़ जाएगी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात करेंगे हम, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारी क्या होगी, फाइनली विलेयता घट जाएगी। और ऊष्माशोषी की बात करें तो उसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारी विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है, राइट। तो बेटा ये तो हमने देखा कि टेम्परेचर का हम जब किसी ठोस को द्रव में मिलाते हैं तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, एक ऊष्माक्षेपी, एक ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी के लिए आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगी, विलेयता घटेगी। और ऊष्माशोषी के लिए आपकी टेम्परेचर विलेयता बढ़ जाएगी, राइट स्टूडेंट्स। तीसरा बेटा हमारा है प्रेशर, ठीक है, दाब। तो बेटा दाब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठोस को द्रव में अगर हम मिलाते हैं तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो तीसरा आपका बेटा क्या है, आपका प्रेशर यानी कि दाब। सबसे पहले हमने क्या देखा, थर्ड बेटा हमारा है दाब, थर्ड हमारा क्या है, दाब। तो हम बोलेंगे स्टूडेंट्स कि दाब का ठोस की द्रव में विलेयता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, राइट स्टूडेंट्स। हमने क्या देखा कि दाब का ठोस की द्रव में विलेयता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, राइट। ये हमारे तीन फैक्टर हो गए ठोस की द्रव में विलेयता का। अब बेटा बात आती है गैस की द्रव में विलेयता। ये तो हम बेटा ठोस की द्रव में विलेयता का बात करते हैं हम गैस की द्रव में विलेयता। तो गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है, किसी निश्चित ताप पर जब किसी विलायक के निश्चित मात्रा में किसी गैस को हम घोलते हैं तो गैस की एक ऐसी मात्रा जो उसको संतृप्त कर दे उसे हम कहते हैं गैस की द्रव में विलेयता। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि गैस की द्रव में विलेयता के लिए हमने देखा कि जब किसी गैस को हम द्रव में घोलते हैं, द्रव में ऐड करते हैं तो होता क्या है कि उसमें आपका वो जो गैस होती है उसको क्या उसमें डिजोल्व हो जाती है आपके लिक्विड में, और डिजोल्व होने के बाद वो उसको क्या सैचुरेटेड कर देती है, संतृप्त कर देती है, उसमें हम और गैस नहीं घोल सकते, तो उसको हम कहते हैं गैस की द्रव में विलेयता। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा इसका टॉपिक है गैस की द्रव में विलेयता। हमने क्या देखा स्टूडेंट, गैस की द्रव में विलेयता को हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमें लिखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा है गैस की द्रव में विलेयता, राइट स्टूडेंट्स। तो गैस की द्रव में विलेयता क्या बोलेंगे, इसको हम डिफाइन देते हैं अभी। किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा, किसी विलायक की निश्चित मात्रा में, ठीक है, गैस को घोलने पर, ठीक है, गैस को घोलने पर जो उस विलायक को संतृप्त कर सके, ठीक है बेटा। गैस की द्रव में विलेयता कहलाती है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में, आपने कोई विलायक लिया, कोई द्रव, विलायक क्या आपका द्रव है, वो आपने उसकी निश्चित मात्रा ली, उसमें आपने किसी गैस को घोला, गैस को घोलने पर जो उस विलायक को संतृप्त कर दे, संतृप्त मतलब उस विलायक में आप उससे ज़्यादा गैस को नहीं घोल पाओ, संतृप्त कर सके, उसे हम गैस की द्रव में विलेयता कहलाती है। यानी हम यहाँ पर गैस को द्रव में घोल रहे हैं, तो क्या वो हमारा गैस की द्रव में विलेयता। अब बेटा इसको कौन कौन से कारक इफेक्ट डालेंगे, तो इसको जो आपके कारक इफेक्ट डालते हैं वो कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट, तो हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहला कारक है हमारा गैस की द्रव में विलेयता का पहला कारक कौन सा है बेटा हमारा, आपका
तो पहला हमारा बेटा इसमें क्या है आपका, सेम वही आपका ब्ले और ब्लैक की प्रकृति। तो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसको तो हम डालते हैं प्रभावित करने वाले कारक, राइट स्टूडेंट्स। तो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हमारे बेटा, इसका पहला हमारा कारक है इसको विलेय और विलायक की प्रकृति, राइट स्टूडेंट्स, विलेय और विलायक की प्रकृति। तो पहले हमने क्या देखा बेटा, यहाँ पे विलेय क्या है आपका गैस और विलायक क्या है आपका विलायक क्या है इसमें द्रव, राइट। तो विलेय क्या है हमारा गैस, विलायक क्या है द्रव। तो विलेय और विलायक की प्रकृति कैसे होनी चाहिए, तो बेटा हमने ये बताया था कि समान समान को घोलता है, जब अगर ये भी आपका ध्रुवीय होगा ये भी ध्रुवीय होगा, दोनों आपस में घुल जाएंगे, इनकी विलेयता बढ़ जाएगी। ये ध्रुवीय होगा ये अध्रुवीय, तो भी दोनों घुल जाएंगे। अगर ये एक ध्रुवीय होगा एक अध्रुवीय होगा तो आपस में नहीं घुलेंगे। तो स्टूडेंट हमने देखा जब कोई गैस अगर किसी पानी में घुल जाती है और घुलकर एक कंपाउंड बनाती है तो वो क्या होती है, आप उसमें बहुत जल्दी उसकी विलेयता ज़्यादा होती है, वो उस पानी में विलेय होती है। जैसे कि आपने अमोनिया को वाटर में डाला तो उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका फॉर्म हो गया, तो वो उसका मतलब क्या कि अमोनिया पानी में ईजिली घुल गई, इसका मतलब अमोनिया की पानी में विलेयता बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ गैसें पानी से रिएक्शन नहीं करती, कोई कंपाउंड कोई यौगिक नहीं बनाती, तो उनका क्या होता है स्टूडेंट, तो वो गैस आपकी पानी में घुलनशील नहीं है, वो पानी में नहीं घुलती है। जैसे कि आपकी Cl2, O2, N2, F2 ऐसी काफ़ी गैसें हैं जो आपकी बहुत सारी नहीं घुलती हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या डालेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे बेटा कि आपका जो गैस क्या है विलेय और आपका जो द्रव क्या है विलायक। तो हम बोलेंगे कि कोई गैस पानी में घुलती है द्रव में घुलती है, तो लिखते हैं कुछ गैसें पानी में घुलकर एक यौगिक बनाती हैं, ठीक है, यौगिक बनाती हैं। कुछ गैसें पानी में घुलकर एक यौगिक बनाती हैं, है ना। तो ऐसी गैसें क्या होती है बेटा, ऐसी गैसें पानी में घुलनशील होती हैं। तो लोगों तो ऐसी गैसें पानी में घुलनशील होती है, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर अमोनिया, आपने वाटर में ऐड किया, इन्होंने क्या बनाया यहाँ पे NH4OH ये बनाया बेटा, ये अमोनिया ये वाटर या बन गया आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसने कंपाउंड बना लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका ये, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब अमोनिया क्या है आपकी पानी में घुल रही है, यानी कि इसका मतलब क्या, इसकी विलेयता पानी में ज़्यादा है, पानी में अच्छे से घुल जाती है, राइट। लेकिन कुछ गैसें पानी में नहीं घुलती, पानी में रिएक्शन नहीं करती, तो हम लिखेंगे कुछ गैसें पानी में नहीं घुलती है और कोई यौगिक नहीं बनाती हैं। जैसे बेटा O2, ठीक है, कौन कौन सी कैसे होती है वो आपकी O2, N2, Cl2। एग्जाम्पल क्या बेटा ऐसी कैसे आपकी O2 पानी में नहीं घुलती, N2, Cl2, F2, बेटा ये गैसें आपकी पानी में नहीं घुलती है, कोई भी रिएक्शन पानी से नहीं करती, राइट। बेटा ये तो हमारा हो गया पहला इफेक्ट, ठीक है। सेकंड हमारा है इसका टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इनकी विलेयता इनकी सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सेकंड फैक्टर बेटा हमारा क्या है टेम्परेचर। तो देखो बेटा हमारा टेम्परेचर में क्या आएगा, सेकंड हमारा इफेक्ट हो गया यहाँ पे नंबर 2 ताप। तो बेटा सीधी सी आप देखते हैं यदि आप कोई भी गैस आपकी द्रव में है मतलब डिजॉल्व है, ठीक है, आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, आपने उसको ताप दिया, तो बेटा क्या होगा गैस के मॉलिक्यूल टेम्परेचर के बढ़ाने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उनकी गति ऊर्जा बढ़ जाएगी, फाइनली गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे उस द्रव में से छोड़कर चले जाएंगे, यानी कि उनकी विलेयता घट जाएगी।
जब गैस के मॉलिक्यूल द्रव से बाहर चले जाएंगे, इसका मतलब क्या, उसमें डिजोल्व नहीं होंगे तो उनकी विलेयता क्या होगी बेटा, उनकी विलेयता उनकी मतलब डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस की द्रव में विलेयता घट जाएगी, और हम टेम्परेचर कम करते हैं, टेम्परेचर को हम बहुत स्लो कर देते हैं तो क्या होगा, उस गैस के द्रव में विलेयता बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा आप घटा दोगे तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी घट जाएगी, उन्हें कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, फाइनली वो क्या आपके विलायक या उस द्रव में डिजोल्व ही रहेंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा हम यहाँ पे कि ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं की बेटा क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और गैस के अणु, ठीक है, द्रव में से बाहर चले जाएंगे। राइट बेटा, गैस ताप बढ़ाने पे क्या हो, गैस के अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और गैस के अणु द्रव में से बाहर चले जाएंगे, द्रव में से बाहर चले जाएंगे तो क्या होगी, विलेयता आपकी बेटा घट जाएगी। ऑब्वियसली विलेयता घट जाएगी, क्यों, गैस के अणु क्या हो गए आपके बेटा, गैस के अणु आपके बाहर चले गए। ठीक है, जब गैस के अणु बाहर चले गए उसमें से आपके द्रव, उसमें से विलायक में जो विलायक है या जो द्रव है उसमें आप घोल रहे हो उससे बाहर चले जाएंगे, इसका मतलब उसमें डिजोल्व नहीं होंगे तो उनकी विलेयता क्या होगी बेटा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। राइट बेटा, नेक्स्ट है आपका बेटा, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका, हाँ, यदि आप टेम्परेचर कम करेंगे, ठीक है, तो ताप घटाने पर गैस के अणु की गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ेगी और गैस के अणु विलायक में ही रहेंगे और विलेयता बढ़ जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, बट हमने क्या देखा कि टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी का यहाँ पे क्या इन्वर्स है, टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे किसके, सॉल्युबिलिटी की, किसके, गैस के अणुओं के सॉल्युबिलिटी की। यदि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, यानी कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विलेयता घटेगी, टेम्परेचर घटाओगे तो विलेयता बढ़ेगी। इन दोनों में कैसा रिलेशन है, दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, दोनों कैसे हैं आपस में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। राइट बेटा, लास्ट इसका थर्ड आपका फैक्टर है बेटा, वो है प्रेशर, यानी कि दाब। बेटा दाब का बहुत बड़ा इफेक्ट है इसमें, दाब बहुत इफेक्ट डालता है गैस की द्रव में विलेयता पर। कैसे डालता है, देखो जैसे आपने दाब बढ़ाया तो ऑब्वियसली बेटा आप जब किसी गैस को द्रव में डालते हो, द्रव में घोलते हो, ठीक है, जैसे आपके घर में होता है एलपीजी गैस होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, वो आपके क्या है, गैस को द्रव में लिक्विफाई कर रखा है, गैस को क्या कर रखा है, लिक्विफाई, तो उस पर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो क्या होता है, वो आपकी लिक्विफाई हो जाती है, मतलब उसका मतलब क्या होता है, वो आपका बढ़ जाता है, गैस आपकी लिक्विफाई ज़्यादा हो जाती है प्रेशर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विफाई नहीं होगी गैस। तो हमने क्या देखा बेटा, नेक्स्ट हमारा थर्ड वाला है दाब। तो बेटा हम क्या करेंगे, जब हम किसी गैस का दाब बढ़ाएंगे, ठीक है, किसी गैस का दाब बढ़ाने पर उसकी द्रव में विलेयता क्या होगी बच्चों, बढ़ जाएगी। ठीक है, मान लो कोई गैस आपकी द्रव में घुली हुई है, ठीक है, कोई गैस द्रव में घुली हुई है, आपने ऊपर से उसको प्रेशराइज किया, उसमें प्रेशर डाला, तो ऑब्वियसली वो गैस क्या होगी, द्रव में और अच्छे से घुल जाएगी और अच्छे से मिक्स हो जाएगी, उसमें अच्छे से घुलेगी, अच्छे से मिक्स होगी। इसका मतलब क्या, उसकी सॉल्युबिलिटी, उसकी विलेयता और बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या कि दाब बढ़ाने पर, किसी गैस का दाब बढ़ाने पर उसकी द्रव में विलेयता बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो गैस का दाब P है
वो सॉल्युबिलिटी एस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा दाब होगा उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी विलेता होगी। ये क्या है, दाब, और ये क्या है बेटा, विलेता। तो किसी गैस की द्रव में विलेता हमेशा दाब बढ़ाने पर क्या होगी, बढ़ेगी, और दाब घटाने पर क्या होगी, घट जाएगी। तो दाब कम करने पर क्या होगा बेटा, दाब कम करोगे, दाब कम करने पर विलेयता घट जाएगी। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो दाब है, दाब बहुत मोस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि गैस की द्रव में विलेयता को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, यदि आप किसी गैस का दाब बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे, तो वो द्रव में और ज़्यादा घुल जाएगी, विलेयता बढ़ जाएगी, और दाब घटाओगे तो विलेयता उसमें उसकी घट जाएगी। ठीक है, तो जब हमने किसी पर दाब डाला बेटा, तो जो गैस का अमाउंट था m, ठीक है, अमाउंट m या मास बोलो उसको, तो हम वो क्या है हमारा, हम ये भी कह सकते हैं वो m क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p के है। ठीक है, m क्या है, किसी पर्टिकुलर गैस का मास है, p उस पर प्रेशर है। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा मास होगा उसका गैस का। ठीक है, गैस का मास बढ़ेगा, तो उसका मतलब क्या, m p आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। राइट, तो हमने क्या देखा बेटा, तो ये तो बेटा हमारा हो गया यहाँ पर m और ये हमारा p। ठीक है, अब बात आती है बेटा कि इसी से रिलेटेड दाब का गैस पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम किसी गैस का दाब बढ़ाते हैं तो उस विलयन में उस गैस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी से रिलेटेड एक साइंटिस्ट आया आपका हेनरी। तो हेनरी ने एक अपना लॉ दिया था जिसको हम कहते हैं हेनरी लॉ। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका हेनरी लॉ। तो बेटा हमारा क्या है यहाँ पर, ये हेनरी का नियम। राइट स्टूडेंट्स, तो बेटा हेनरी का नियम क्या कहता है हमसे, हेनरी का नियम कहता है कि किसी निश्चित ताप पर किसी गैस का जो दाब होगा वो उस विलयन में उपस्थित उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि किसी निश्चित ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। यही बेटा है आपका हेनरी लॉ या हेनरी का नियम। तो क्या है हेनरी का नियम कि किसी निश्चित ताप पर किसी गैस का आंशिक जो दाब होगा, प्रेशर होगा, वो उस विलयन में उपस्थित जो गैस के मोल अंश को हम यहाँ पे x मानेंगे, मोल अंश के समानुपाती होगा, नहीं उसका समानुपाती होगा, तो वही हमारा क्या है, हेनरी का नियम। अब बेटा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे हम शो करेंगे वो देखते हैं यहाँ पर फटाफट हम लोग। तो कैसे शो करेंगे बेटा हेनरी नियम के अकॉर्डिंग, किसी भी गैस का आप क्या लेंगे यहाँ पर, मोल अंश। ठीक है, तो बेटा क्या हो गया हमारा, आंशिक दाब यानी कि P किसके समानुपाती होगा, उसके मोल अंश x के। राइट, तो ये आंशिक दाब P हो गया किसी गैस का, ये मोल अंश x हो गया। ये चिन्ह हटाएंगे समानुपाती का, तो क्या आएगा, P बराबर KHX। ये क्या है बेटा, KH क्या है यहाँ पर, हेनरी कांस्टेंट, P क्या है गैस का आंशिक दाब, और X क्या है गैस का मोल अंश। तो यहाँ लिखो P गैस का आंशिक दाब। राइट, अब बेटा X क्या है यहाँ पे, गैस का मोल अंश, गैस के मोल अंश है आपके। अब बेटा KH क्या है यहाँ पे, KH आपका है हेनरी स्थिरांक, ये आपका हेनरी स्थिरांक हो गया बेटा आपका KH। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बेटा हमने क्या देखा, ये हमारा KH हो गया हेनरी स्थिरांक। ठीक है, अब मैं बेटा इस इक्वेशन से हम KH भी फाइंड कर सकते हैं। KH कैसे फाइंड करेंगे, देखो जरा यहाँ पे फटाफट। तो KH फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ये रहा हमारा KH के लिए, KH को उधर लाएंगे, KH निकालना तो P के अपॉन में X आएगा, P के अपॉन में हमारा X आ जाएगा, ये भी हम निकाल सकते हैं इससे। राइट,
तो बेटा क्या है, यदि KH का मान जितना ज़्यादा होगा तो मोल अंश उतना ही कम होगा, KH जितना कम होगा मोल अंश उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि दोनों में कैसा रिलेशन है, दोनों में इन्वर्स रिलेशन, दोनों आपस में कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो देखेंगे हम क्या लिखेंगे, KH का मान जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, तो मोल अंश उतना कम होगा। ठीक है, बी इतना ज़्यादा होगा उतना कम होगा, और उतना ये कम होगा उतना ये ज़्यादा होगा। इसका मतलब दोनों आपस में कैसा रिलेशन, दोनों का आपस में है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। ठीक है राइट स्टूडेंट्स, तो बेटा ये हमारा होगा इसका KH का मान। अब बात आती है बेटा कि KH हम निकाल सकते हैं ऐसे। अब बेटा इस इक्वेशन पे क्या, इस इक्वेशन की हम एक ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो इसकी हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। जो हमारी एक इक्वेशन होती है बाइनोमियल y बराबर mx होती है, राइट स्टूडेंट्स। तो y बराबर mx की मैंने इससे कंपेयर की, तो बेटा ये y हो गया, ठीक है, और ये आपका m हो गया, ये आपका m हो गया, और x आपका ये मोल अंश हो गया। ठीक है, तो कैसे बनेगा इसका ग्राफ, ये आप चाहिए y क्या हो गया आपका p, तो बेटा y p कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ये आपका p हो गया। y क्या, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y क्या है आपका p, और बेटा m क्या है आपका KH, तो ये आपका बेटा KH हो गया। ठीक है, अब बेटा नीचे क्या आएगा आपका x में क्या आ गया आपका x, आपका ये है मोल फ्रैक्शन, ये आपका बेटा x हो गया मोल फ्रैक्शन। राइट स्टूडेंट, तो बेटा इसका हम ऐसे ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं चाहे तो, किसका, हैंडी लॉ की इस इक्वेशन से। इसकी हम कंपेयर किससे करेंगे, y बराबर mx से, जहाँ y क्या है आपका p के इक्वल प्रेशर, तो ये बेटा y एक्सिस है, ये x एक्सिस, तो y पे क्या है आपका प्रेशर p आ गया, m क्या है आपका ढाल स्लोप, ये KH हो गया, ये कहाँ आपका ये KH आ गया ऊपर, और x क्या है आपका x एक्सिस पे कौन है आपके मोल फ्रैक्शन, ये आपका x हो गया। ठीक है बेटा, तो ये बेटा हमारा इसका स्लोप हो गया, किसका, हैंडी लॉ का। तो हम ये भी यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। तो बेटा ये तो हमारा हो गया हैंडी लॉ की डेफिनेशन, हैंडी लॉ का ग्राफ निकाला हमने इक्वेशन से, और कैसे हम KH फाइंड करेंगे वो भी। अब बेटा कुछ इसकी लिमिटेशन है हैंडी लॉ की, वो क्या है वो हम देख लेते हैं फटाफट। कुछ कमियां थी इसकी, क्या कमी थी, डालो बेटा, लिमिटेशंस ऑफ हैंडी लॉ। क्या थी लिमिटेशन इसकी, देखो बेटा, तो सबसे पहली कमी थी इसकी बेटा कि लिमिटेशन जो थी कि ये आपका जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। ज़्यादा पतला होगा तो वहाँ पे हैंडी लॉ फॉलो नहीं होगा, और उस सॉल्यूशन में जो प्रेशर है गैस का जो प्रेशर है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। ये 3 कमियाँ थी इस हैंडी लॉ की। पहली क्या कि ताप बहुत कम नहीं हो, कम ना हो, टेम्परेचर इतना कम नहीं हो कि आप मतलब जब आप किसी गैस को द्रव में आप डिज़ोल्व करोगे, द्रव में घोलोगे, तो टेम्परेचर ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा दाब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दाब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दाब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। राइट, तीसरा क्या था बेटा, हमारा तीसरा था कि बिलियन ज़्यादा तनु नहीं होना चाहिए। तनु का मतलब बहुत पतला, मतलब बिलियन ज़्यादा तनु पतला नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन होती हैं तो वहाँ पर आपका हैंडी लॉ फॉलो नहीं होगा। ये हैंडी लॉ की कुछ कमियाँ थी कि हैंडी लॉ क्या कमी थी, अगर आपका बिलियन ज़्यादा तनु है, ज़्यादा पतला है, तो ये नियम का फॉलो नहीं होगा। यदि दाब बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, दाब बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो बिलियन आपका ये दाब ज़्यादा हो जाता है तो आपका ये फॉलो नहीं करेगा। टेम्परेचर बहुत कम होगा तब भी ये रूल फॉलो नहीं होगा। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे कुछ लिमिटेशंस हो गई किसकी, हैंडी लॉ की। तो स्टूडेंट हमने आज देखा हैंडी लॉ क्या था। ठीक है, हैंडी लॉ हमारा कंप्लीट हो चुका है, हैंडी लॉ की डेफिनेशन, उसका ग्राफ, उसकी लिमिटेशंस। तो स्टूडेंट आज हमने इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने आज इस वीडियो में हमने देखा कि किसी ठोस की द्रव में विलेयता क्या होती है, उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं,
गैस की द्रव्यमानता क्या होती है, उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, और उससे रिलेटेड आपका हेनरी लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ की क्या डेफिनेशन है, क्या उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, उसकी क्या लिमिटेशंस है। बेटा हमने ये पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम राउल्ट लॉ क्या होता है, द्रव विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, द्रव ठोस विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का। अब हमने इस चैप्टर में भी बहुत कुछ बचा है हम लोगों को पढ़ने के लिए, जो खास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम सारा पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट आज हमने ये सब पढ़ा। यदि आपको इस किसी में अगर कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर करूँगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में आपको जो भी कोई क्वेरी क्वेश्चंस अगर डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स आप मेरी इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।